नमस्कार दोस्तों, जेस क्लासन में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको हम लोग हर एक पॉइंट पर डिस्कस करते रहेंगे और हर एक पॉइंट जो है, जो रेड कलर का मार्क है, सारे इंपॉर्टेंट को आप नोट करते रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो आने वाले एग्जाम है। बेसिकली इस समय जो एग्जाम आया है PGCIL का, उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हर एक कंटेंट को मैंने इसमें बारीकी से हर एक पॉइंट को डाला हुआ है, तो आप लोग इसको नोट करेंगे और अपने कॉपी जो आप फेयर बनाए हैं उस पर नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। ये प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसे प्रेरण मोटर कहते हैं। तथा इंडक्शन मोटर की दक्षता 80 से 90% होती है। ठीक है, इसमें दो भाग होते हैं। इसमें दो प्रमुख भाग माने जाते हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर। स्टेटर के बारे में जानते हैं। स्टेटर मोटर का वो स्थिर भाग होता है जिसके अंदर की तरफ सिलिकॉन स्टील के कोर लगाए जाते हैं तथा कोर की मोटाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 0.35 से 0.5 mm तक होती है। कोर को लेमिनेट करके एडी करंट क्षति को कम करते हैं तथा सिलिकॉन स्टील का उपयोग करके हिस्टेरिसिस क्षति को कम करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखे, घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति तुल्यकालिक गति कहलाती है, जिसे NS से दर्शाते हैं। मोटर की गति तुल्यकालिक गति से सदैव क्या होती है? कम होती है। ये सिंक्रोनस जो है तुल्यकालिक स्पीड का ये फार्मूला है, NS बराबर 120 गुणे F/P RPM में है। R रेगुलेशन पर मिनट होता है, F फ्रिक्वेंसी, P पोल है। ठीक है, ये देखिए, ये थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होता है उसका ये स्टेटर है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे स्टेटर को, और क्या क्या स्टेटर में है। कभी कभी क्या एग्जामिनर आपके साथ ये कर देता है, फिगर दे के पूछ देता है कि ये किस प्रकार का मोटर है, इसमें ये कौन से भाग क्या कहलाते हैं। तो इसको आप देख लेंगे कि देखिए, ये एक फ्रेम है, ये स्टेटर है, स्टेटर बाइंडिंग है, ये कोर है। ठीक है, ये ठीक है, आगे चले। आगे का है रोटर के बारे में जानते हैं। देखिए, रोटर है, यह मोटर का घूमने वाला भाग है जो किसी भी प्रकार से विद्युत सोर्स से कोई भी संबंध नहीं रखता, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं दी जाती। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो रोटर होता है थ्री फेज का, उसमें हम किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है, ये रोटर के बारे में देखिए, ये रोटर है, इसमें स्क्वायरल केज टाइप है, बाउंड रोटर है, जिसके अब इसमें बाइंडिंग को दर्शाया गया है, किसमें बाइंडिंग होता है, किसमें आपका देखिए, ये है जो स्क्वायरल केज है, इसमें सिर्फ क्या किए गए हैं, ये जो कॉपर बार है और ये मेटल रिंग है जो इसे शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है, और ये देखिए बाउंड रोटर है जो स्लिप रिंग में ज़्यादातर यूज होता है, ये स्लिप रिंग के लिए। तो इस फिगर को भी आप लोग याद करेंगे कि ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, स्क्वायरल केज टाइप रोटर है, इसके बारे में जानते हैं। स्क्वायरल केज टाइप रोटर के कोर में बने स्लॉट में तांबा या एल्युमिनियम के मिश्र धातु की छड़ें स्थापित की जाती हैं। जो स्क्वायरल केज टाइप रोटर होता है उसमें इन चारों ओर दोनों तरफ से तांबे या एल्युमिनियम के छल्लों द्वारा आपस में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यह छड़ें रोटर की कुंडली का कार्य करती हैं और प्रेरण मोटर में प्रायः खंडों को तिरछा रखा जाता है, जिससे स्टेटर और रोटर के मध्य चुंबकीय पकड़ तथा चुंबकीय भनभनाहट कम हो सके। यानी कि रोटर को हम तिरछा इसलिए रखते हैं कि उसमें चुंबकीय पकड़ अच्छे से बने और जो चुंबकीय भनभनाहट है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, और जो उसके जो स्क्वायरल केज टाइप रोटर होते हैं, तो उसके जो हम कापर अभी ऊपर देखिए, ऊपर जो बताए थे ये आपका ये बताए थे ना आपको कि ये आपका देखिए, ये स्क्वायरल केज टाइप है। तो स्क्वायरल केज टाइप में जो ये जो आपका ये वाला है हिस्सा, जो लेमिनेट कोर है, बार जो है, इसको क्या है, इसके द्वारा रिंग के द्वारा इसको क्या करता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, जो मिश्र धातु के बने होते हैं।
ठीक है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो आगे चलते हैं, स्क्वायरल केज। ठीक है, तो देखिए, हाँ, देखिए इस प्रकार के, आगे चलते हैं, देखिए इस प्रकार के रोटर का प्रयोग स्क्वायरल केज टाइप मोटर में किया जाता है जिसका स्टार्टिंग टार्क कम होता है। अब स्टार्टिंग टार्क के बारे में पूछते हैं, इसका स्टार्टिंग का कम होता है, पावर फैक्टर एवं दक्षता अधिक होती है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी नोट करेंगे आप, ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षता, जिसका पावर फैक्टर और दक्षता अधिक होती है लेकिन स्टार्टिंग टार्क कम होता है। स्क्वायरल केज टाइप मोटर को चालू करने के लिए ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो जो स्क्वायरल केज रोटर होता है उसके हम स्टार्ट करने के लिए क्या है, जो स्टार्टर यूज करेंगे, किन किन का प्रयोग कर सकते हैं, तो ड्यूल स्टार्टर है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी और ऑटो ट्रांसफार्मर का भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया दूसरा है डबल स्क्वायरल केज टाइप रोटर। ये भी बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार क्वेश्चन इसमें से भी बहुत बार पूछा जाता है कि डबल स्क्वायरल केज टाइप में क्या क्या मुख्य बिंदु है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इस प्रकार के रोटर का प्रारंभिक टार्क पहले वाले रोटर से अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें चालक की दो परतें स्थापित की जाती हैं। बाहरी परत का चालक अधिक प्रतिरोध और कम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए जो बाहरी परत होती है तो उस चालक का जो अधिक प्रतिरोध होगा तो कम रिलक्टेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये कम प्रतिघात। ठीक है, और जो भीतरी परत है तो उसका कम प्रतिरोध होगा और अधिक प्रतिघात वाला स्थापित करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। और आगे चलते हैं, अब है फेज बाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर बोलते हैं। देखिए इस प्रकार के रोटर का प्रयोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है जिसका स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक, ये पॉइंट, और पावर फैक्टर में दक्षता कम होती है। ठीक है, जिसका देखिए जिसका स्टार्टिंग टार्क कम है उसका पावर फैक्टर एवं दक्षता अधिक है, और जिसका स्टार्टिंग टार्क अधिक है उसका पावर फैक्टर एवं दक्षता कम है। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे और ये कहीं भी इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग अगर मोटर है तो उसको चालू करने के लिए आप किस प्रकार का, इसको बोलते हैं फेज बाउंड रोटर, फेज बाउंड स्टार्टर, या इसको बोलते हैं स्लिप रिंग स्टार्टर। अगर वो स्लिप रिंग मोटर है तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको स्लिप रिंग इंडक्शन स्टार्टर ही आपको उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है रोटर स्लिप, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट, आपको देखिए। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका, यह है कि रोटर स्लिप। देखिए रोटर का घूर्णन गति सदैव उसी दिशा में होता है जिस दिशा में स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति की दिशा होती है। ये लेंज का नियम बताता है। जैसे लेंज का नियम इसमें भी होता है कि जैसे रोटर का जो घूर्णन गति की दिशा उसी दिशा में होती है जिसमें स्टेटर की चुंबकीय घूर्णन दिशा होती है। ठीक है, जब रोटर का घूर्णन गति सदैव सिंक्रोनस बोल दीजिए या तुल्यकालिक गति से कम होती है। तुल्यकालिक गति तथा रोटर गति का अंतर एब्सोल्यूट स्लिप बोलते हैं या स्लिप कहलाता है। इसका ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करेंगे आप। ठीक है, और ये प्रतिशत, इसको देखिए प्रतिशत स्लिप में है तो ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये रोटर स्लिप के लिए ये वाला फार्मूला है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए रोटर चालक में प्रवाहित धारा की फ्रीक्वेंसी को रोटर फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है फार्मूला, इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे आप।
देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर। अब स्टार्टर के बारे में जान लेते हैं कि स्टार्टर मोटर, जो स्टार्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, स्टार्टर का उपयोग हम लोग क्यों करना पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए किसी इंडक्शन मोटर द्वारा स्टार्टिंग के समय विद्युत स्रोत से ली जाने वाली धारा का मान, मन हो गया है, मान होगा यहाँ पर, ठीक है, रनिंग अवस्था के लिए आवश्यक धारा के मान से 5 से 7 गुना अधिक होता है। जैसे अगर आप मोटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर बिना स्टार्टर के आप इसको स्टार्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मोटर जितने एम्पियर से चलने वाली है उसका 5 से 7 गुना अधिक एम्पियर आप चालू होगा। तो बार बार चालू करने से क्या होगा, आपका जो इंसुलेशन है वो आपका क्या हो सकता है, खराब हो सकता है और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहती है और जो मोटर की लाइफ है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए स्टेटर वाइंडिंग को प्रारंभ में कम वोल्टेज प्रदान करके प्रारंभिक विद्युत धारा के मान को नियंत्रित किया जा सकता है ठीक है। और स्टार्टर में ओवरलोड तथा निम्न वोल्टेज सुरक्षा रिले संयोजित की जाती हैं। तो स्टार्टर में जो ओवरलोड होता है तो निम्न वोल्टेज सुरक्षा रिले, दो सुरक्षा रिले उपयोग की जाती हैं। देखिए टाइप ऑफ स्टार्टर। अब स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए स्टार्टर, देखिए इंडक्शन मोटर में मुख्यतः 4 प्रकार के स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं। इसको बोले DOL का भी फुल फॉर्म पूछता है तो इसको भी आप नोट करेंगे। तो DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। इसका पॉइंट ये है कि ये कितने HP तक प्रयोग किए जाते हैं। इसका मुख्यतः 3 HP से 5 HP तक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। यह मुख्यतः स्टार कनेक्शन उपयोग किया जाए। जैसे जो मोटर होती हैं तो मोटर का जो हमारा स्टेटर हम लोगों ने पढ़ा 3 फेज बाइंडिंग होता है उसमें, तो उसमें स्टार या डेल्टा कोई भी बाइंडिंग किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर उपयोग हम लोग स्टार में करते हैं। इसलिए कहना चाहता है कि स्टार कनेक्शन में ये मोटर प्रयोग की जाती है, ठीक है। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है 3 फेज में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। यह स्टार्टिंग धारा के साथ स्टार्टिंग टार्क को भी कम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्टिंग धारा के साथ स्टार्टिंग टार्क को भी कम करता है। वो कौन सा स्टार्टर है, तो क्या नोट करेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, मैनुअली, सेमी मैनुअली और ऑटोमेटिक, ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें पॉइंट आप कैसे बनाएंगे। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, ये पॉइंट आपको मिल गया। ये स्टार्टिंग धारा के साथ स्टार्टिंग टार्क को भी कम करता है, दूसरा पॉइंट हो गया। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, क्या क्या, मैनुअली, सेमी मैनुअली और ऑटोमेटिक। कितने HP तक प्रयोग से, 5 HP से 20 HP तक, ठीक है। सारे पॉइंट को डिस्कस हो गए। ये भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे चलें। आगे है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में जानते हैं। इस स्टार्टर का प्रयोग 20 HP से अधिक मोटर वाले स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। इसमें स्टार्टिंग वोल्टेज रनिंग वोल्टेज का 58% दिया जाता है। जैसे अगर अभी ये स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना वोल्टेज आप देंगे, तो जितना में रनिंग कर रहेगा तो स्टार्टिंग में कितना देंगे, उसका 58%। ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा स्टार्टर है जिसमें स्टार्टिंग वोल्टेज रनिंग वोल्टेज का 58% दिया जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। कितने HP से, 20 HP से अधिक तक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये देखिए स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर बताए थे, इसको बोलते हैं फेज बाउंड स्टार्टर भी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर भी बोल सकते हैं। इस वाले पॉइंट को मैंने आगे रखा है। देखिए इसमें लिखा है कि इस स्टार्टर का प्रयोग केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। इसे रोटर प्रतिरोध स्टार्टर भी कहते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट है कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग किस में किया जाता है,
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर का प्रयोग तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आगे का जो क्वेश्चन है, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, तो स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और देखिए इंडक्शन मोटर का गति नियंत्रण डीसी मोटर की अपेक्षा कठिन होता है, इसलिए मोटर गति नियंत्रण निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। तो होता तो है लेकिन बहुत ही कठिन होता है। इसमें जैसे वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज को कंट्रोल करके बाई चेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ पोल, पोल के संख्याओं को बदल के, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल में फ्रिक्वेंसी को चेंज करके, रोटर रियोस्टेट कंट्रोल, रोटर रियोस्टेट को चेंज करके, आप कैस्केड कंट्रोल। इसमें से जो रोटर रियोस्टेट कंट्रोल है ये सिर्फ स्लिप रिंग में ही ये विधि अपनाई जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंडक्शन मोटर में हानियाँ, इंडक्शन मोटर में हानियाँ हैं जो, तो इसमें देखिए स्टेटर लॉस होता है, इसमें बाइंडिंग प्रतिरोध के कारण कॉपर हानि तथा कोर में लौ हानि होती है। और जैसे रोटर लॉस है, रोटर हानि, तो स्टेटर हानि की तरह रोटर हानि में भी कॉपर हानि तथा लौ हानि के अलावा घर्षण हानि भी होती है। रोटर में लौ हानि ना के बराबर होता है, इसीलिए रोटर में जो लौ हानि है वो नहीं माना जाता है। अगला है एयर एंड फ्रिक्शन लॉ, वायु एवं घर्षण। ठीक है, इसमें वायु के साथ इस बियरिंग के घर्षण में होने वाली हानियां भी शामिल है। ठीक है, तो इसमें इंडक्शन मोटर का परीक्षण, इंडक्शन मोटर का परीक्षण कैसे करते हैं, तो इंडक्शन मोटर का जो परीक्षण दो प्रकार से किया जाता है, एक नो लोड टेस्ट, एक को बोलते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट, जिसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं नो लोड टेस्ट के बारे में। इस परीक्षण के दौरान लौ हानि, यांत्रिक हानि, नो लोड करंट, नो लोड पावर फैक्टर ज्ञात किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नो लोड में क्या क्या चीजें ज्ञात की जा सकती हैं, तो लौ हानि, यांत्रिक हानि, नो लोड करंट, नो लोड पावर फैक्टर। और किस पर परीक्षण किया जाता है, ये रेटेड वोल्टेज पर। ठीक है, जो रेटेड वोल्टेज होता है उस पर परीक्षण किया जाता है। देखिए इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट 30 से 40% तक होती है, क्योंकि स्टेटर तथा रोटर के बीच एयर गैप का होना। तो जैसे स्टेटर में जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं तो एयर से होते हुए इसमें जाता है रोटर यानी फील्ड वाइंडिंग को कहता है, इसलिए इसमें एयर गैप होता है, जिसके एयर गैप के होने से इसमें जो नो लोड करंट है उसको अधिक हमें मैग्नेटाइज करने के लिए अधिक करंट की आवश्यकता होगी, इसीलिए 30 से 40% होता है। देखिए एयर गैप के बारे में यहाँ नीचे महत्वपूर्ण बिंदु को डाला गया है। देखिए एयर गैप बढ़ने से चुंबकीय धारा भी बढ़ती है तथा पावर फैक्टर घटता है और दक्षता कम होती है। ये सबसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि एयर गैप अगर आप बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पावर फैक्टर और दक्षता। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। आगे है ब्लॉक रोटर टेस्ट, या इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस परीक्षण के दौरान कॉपर हानि ज्ञात की जाती है और यह रेटेड वोल्टेज से कम पर परीक्षण किया जाता है। इस समय स्लिप का मान 1 होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपको डायग्राम देखकर भी पूछ सकता है, डायग्राम देकर पूछ लेगा तो इसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट है, ये नो लोड टेस्ट का ये डायग्राम है। तो देखिए जो इसमें सप्लाई दी जाती है उस सप्लाई को आप बहुत ध्यान से देखना है। देखिए इसमें दिया है, इसमें रेटेड वोल्टेज पर 3 फेज सप्लाई एट, ये दिया हुआ है ना, देखिए दिया है कि इसमें 3 फेज सप्लाई एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी मोड। इसमें दिया है रिड्यूस्ड सप्लाई वोल्टेज। बताए थे ना कि जो इसमें जो है ब्लॉक रोटर टेस्ट में इसमें रेटेड वोल्टेज से कम दिया जाता है, इसमें रेटेड वोल्टेज पर नो लोड टेस्ट किया जाता है। तो इस डायग्राम को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और हर एक पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अलग से बनाया है हमने कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से आते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हमने बहुत ही बारीकी से अच्छे से देखा है और इसमें इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक पॉइंट को नोट करते रहेंगे। ठीक है, देखिए कभी कभी स्क्वायरल केज मोटर का रोटर स्टार्ट नहीं होता। इसका मुख्य कारण है गलत डिजाइन, अर्थात रोटर तथा स्टेटर, स्टेटर है यहाँ पर स्टेटस लिखा गया है, स्टेटर है, स्टेटर स्लॉट की संख्याओं में एक उभयनिष्ठ गुणक होना और इससे दूर करने के लिए रोटर स्लॉट की संख्या रूढ़, ये रूल नहीं, रूढ़ नंबर जैसे 11, 13, 17 आदि में होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चुंबकीय लॉकिंग होता है किन माध्यम का होता है, तो जो स्टेटर और रोटर जो स्लॉट होते हैं उनकी संख्या अगर आप बराबर कर दें तो उसमें चुंबकीय लॉकिंग आपको हो जाती है। तो उसके कारण आपका क्या है कि रोटर स्लॉट जो है आपको रूल नंबर, जैसे कि मतलब रूल नंबर का मतलब होता है कि जो विषम में हो, ना कि सम में, कि जैसे 11 है, 13 है, 17 है, इस प्रकार आप रखते हैं। आगे चलते हैं, देखिए आगे है कोगिंग। कोगिंग क्या है? कोगिंग जब स्टेटर स्लॉट की संख्या रोटर स्लॉट के संख्या के बराबर हो जाए। देखिए ऊपर हमने पढ़ा कि जब स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट बराबर हो जाएंगे तो चुंबकीय लॉकिंग घटना होती है। ये भी पॉइंट है, इसमें मेंशन है। देखिए इसमें स्टेटर स्लॉट की संख्या रोटर स्लॉट की संख्या अगर बराबर हो जाती है तो ये क्या कहा, चुंबकीय लॉकिंग की घटना होती है। इस कारण मोटर क्या होती है, स्टार्ट ही नहीं होती है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, टिथ लॉकिंग। इसी को क्या बोलते हैं, टिथ लॉकिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि टिथ लॉकिंग क्या होता है, तो या कोगिंग को और किस नाम से जानते हैं, तो टिथ लॉकिंग। अब इसका निवारण, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, ठीक है, कोगिंग को। तो इस कोगिंग को दूर करने का उपाय है, देखिए इसका है, रोटर का स्लॉट स्टेटर के स्लॉट से एक कम रखा जाता है। ठीक है, वही चीज ऊपर हमने मेंशन किया था, तो इसमें भी पॉइंट को हमने मेंशन किया, कम रखा जाए। ठीक है, और दूसरा रोटर स्क्वायरल केज टाइप प्रयोग करेंगे, तो इस तरह आपको ये कोगिंग समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्राउलिंग, क्राउलिंग क्या है? क्राउलिंग यह मोटर के सातवें हार्मोनिक्स के कारण होता है, जब मोटर निर्धारित गति का 10 से 15% ही गति होती है तथा क्राउलिंग में मोटर धीरे धीरे चलता है। ये इम्पोर्टेंट है कि क्राउलिंग में किस कारण आता है, तो सातवें हार्मोनिक्स के कारण। इसमें जो गति होती है, निर्धारित गति कितना होता है, तो 10 से 15%। और इसमें मोटर क्या धीरे धीरे चलती है। ठीक है, और तीसरा हार्मोनिक्स और इसके गुणज अब्सेंट होते हैं। जो तीसरे हार्मोनिक्स होते हैं और इनके गुणज क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हार्मोनिक्स आर्डर का ये फार्मूला पूछता रहता है कि हार्मोनिक्स आर्डर का फार्मूला है। उसके बाद पूछेगा हार्मोनिक्स का, तो ये पाई बाई एन है। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। अगर पूछ दे कि जैसे सातवें हार्मोनिक्स में कितना होगा स्पीड, तो लिखेंगे NS/7 और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 7F, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का 7 गुना। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंगल फेजिंग। सिंगल फेजिंग क्या है? सिंगल फेजिंग है कि जो थ्री फेज सप्लाई पर चल रहे मोटर का अचानक एक फेज टूट जाए, तो इसे सिंगल फेजिंग कहते हैं। और मोटर उसी गति से चलती है, लेकिन थ्री फेज इंडक्शन मोटर को टू फेज सप्लाई पर चलाने पर मोटर जल जाएगी। देखिए सिंगल फेजिंग की समस्या है कि थ्री फेज से सप्लाई से मोटर चल रही है, एक फेज अचानक टूट जाए तो उसको सिंगल फेजिंग कहेंगे। लेकिन कभी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को टू फेज पर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो मोटर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। आगे है, देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर अधिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला, कि पावर फैक्टर थ्री फेज का कितना होता है, सिंगल फेज का कितना होता है। तो पावर फैक्टर जब भी थ्री फेज का अधिक होगा और इसका कम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है कि सिंक्रोनस, अगर कब कब पूछ दे तो क्या बताएंगे कि ये कोगिंग, ये
पोगिंग और क्राउलिंग को मिलाकर क्या बनता है आपका सिंक्रोनस क्रॉप्स। तो कभी क्वेश्चन पूछ दे कि सिंक्रोनस क्रॉप्स किससे बोलते हैं, तो पोगिंग और क्राउलिंग का योगफल क्या कहलाता है, सिंक्रोनस क्रॉप्स कहलाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अपना कमेंट में आप अपनी रेटिंग जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है, कंटेंट आपको कैसा लगता है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।